Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री एक परमाणु नीति की घोषणा किसी सरकारी दफ्तर से नहीं बल्कि एक निजी रॉकेट कंपनी के कैंपस से क्यों करेंगे? यह कहानी नवंबर 2025 के अंत में शुरू होती है, हैदराबाद में, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्काई रूट एरोस्पेस नाम के एक कंपनी के परिसर से यह ऐतिहासिक घोषणा की। यह जगह अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरह हमने अंतरिक्ष जैसे राजनीतिक क्षेत्र को निजी हाथों के लिए खोला, उसी तरह अब परमाणु ऊर्जा का एक छत्र राज्य भी खत्म होने वाला है। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है। इसे 1991 के आर्थिक उदारीकरण जितना ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस पूरे बदलाव को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 यानी एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 लाने जा रही है, जो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा। भारत के ऊर्जा इतिहास का नया अध्याय अब शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब है विकसित भारत 2047। भारत का सपना है कि 2047 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वे रुक रुक कर बिजली देते हैं। हमें चाहिए आधारभूत शक्ति, यानी 24 घंटे 7 दिन लगातार चलने वाली बिजली, और इसके लिए परमाणु ऊर्जा सबसे स्वच्छ और स्थिर विकल्प है। इसलिए सरकार ने एक साहसी लक्ष्य रखा है, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता। यह आज हमारी क्षमता करीब 8.8 गीगावाट है। इससे 10 गुना से भी ज्यादा है, करीब 11-12 गुना ज्यादा है। NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सरकारी तिजोरी अकेले इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकती। इस बड़े अंतर को बांटने के लिए हमें निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट और पूंजी की सख्त जरूरत है। इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। जब डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 लाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा से जुड़े हर पहलू, यूरेनियम खनन से लेकर बिजली उत्पादन तक पर पूर्ण नियंत्रण दिया। इस अधिनियम की धारा 3 ने स्पष्ट रूप में निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों का स्वामित्व या संचालन करने से मना कर दिया था। 60 से अधिक वर्षों तक NPCIL ही एकमात्र खिलाड़ी रहा। परिणाम क्या हुआ? तमाम महत्वाकांक्षाओं के बावजूद 2025 तक परमाणु ऊर्जा हमारे कुल बिजली उत्पादन में केवल 2% का योगदान करती है। यह गति धीमी और हमें विश्व से काट रही थी। अब परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 उस बंद दरवाजे को खोलने वाला है। इस बिल का मुख्य काम 1962 के पुराने अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करना है। यह संशोधन स्पष्ट रूप से गैर राज्य फर्मों, मीनिंग नॉन स्टेट फर्म्स, को परमाणु शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति देगा। सरल भाषा में कहें तो टाटा, रिलायंस या अदानी अब लाइसेंस लेकर अपने खुद के रिएक्टरों के मालिक हो सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। यह विधेयक केवल बड़े रिएक्टरों तक सीमित नहीं है। यह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सहित परमाणु नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। नए कानून में संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर्स और बिल्ड ओन ऑपरेट, मतलब खुद ही बनाओ, खुद ही अपना मालिक बने और बाद में उसे बेच दें, बिल्ड ओन ऑपरेट जैसे मॉडल के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े गतिरोध पर। प्रवेश की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन खतरा कौन लेगा? 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ, जिससे वैश्विक व्यापार का रास्ता खुला। लेकिन भारत में लाए गए कानून सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA 2010 ने सब कुछ रोक दिया। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक अमेरिकी कंपनी जैसे वेस्टिंग हाउस ने रिएक्टर के लिए पंप दिया। अगर वह पंप खराब होने से दुर्घटना होती है तो CLNDA की धारा
17B ऑपरेटर को सप्लायर पर मुकदमा करने की अनुमति देती है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यह कहती हैं कि यह वैश्विक नियमों के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया भर में सारी जिम्मेदारी, सारी लायबिलिटी केवल ऑपरेटर पर ही होती है। यह धारा के कारण अमेरिकी कंपनी और जीई जैसी विदेशी कंपनियां भारत में अपने बड़े रिएक्टर नहीं लगा पाई। सरकार अब इस दायित्व खंड को कमजोर या हटाने की तैयारी में है। यह नीतिगत बदलाव सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं है, यह प्रौद्योगिकी बदलने का भी कदम है। सरकार अब विशाल मतलब गीगावाट स्केल रिएक्टरों के बजाय छोटे और फुर्तीले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डीएई यानी परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने खुद का डिजाइन पेश किया है, भारत स्मॉल रिएक्टर बीएसआर कार्यक्रम। यह एक 220 यानी 220 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होगा। यह चुनाव समझदारी भरा है, क्योंकि हमारे पास कैगा और काकारापर में 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर चलाने का दशकों का अनुभव है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सुरक्षा। इसमें निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियां यानी पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स होंगी। इसका मतलब है कि आपातकाल में यह सिस्टम बिजली पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी प्राकृतिक संचलन का उपयोग करके रिएक्टर को सुरक्षित रूप में ठंडा करता है, जैसे एक प्राकृतिक ब्रेक। एसएमआर्स जो है निजी कंपनीज के लिए इतने आकर्षक क्यों है? तो पहली बात है कम पूंजीगत लागत, कैपिटल एक्सपेंस उनका कम होता है। 1000 मेगावाट के बड़ी संयंत्र के लिए अरबों डॉलर चाहिए। 220 मेगावाट के एसएमआर के लिए आवश्यक कुल पूंजी काफी कम होती है। यह रिलायंस से टाटा जैसे बड़े समूहों के बैलेंस शीट के लिए एकदम सही है। अब कैप्टिव उपयोग की बात करते हैं। तो स्टील, सीमेंट या एल्यूमिनियम जैसे उद्योग 24 घंटे 7 दिन चलते हैं। अगर ग्रिड की बिजली चली जाए तो उनका उत्पादन रुक जाता है। ऐसे मार्स उन्हें अपनी खुद की कभी न रुकने वाली बिजली की गारंटी देती है। और तीसरी बात है जगह का लचीलापन। ऐसे मार्स को बहुत छोटे इमरजेंसी प्लानिंग जोन यानी ईपीजेड की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें सीधे औद्योगिक हब के पास या पुराने सेवानिवृत्त हो चुके कोयला संयंत्रों की जगह पर भी लगाया जा सकता है। निजी क्षेत्र में इस अवसर को तुरंत लपक लिया है। एनपीसीआईएल ने एसएमआर की तैनाती के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी जारी किया है। 6 बड़े औद्योगिक समूह, जिन्हें हम बिग 6 कह सकते हैं, ने औपचारिक रूप से रुचि दिखाई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर रिफाइनरी और गीगा फैक्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाना, टाटा पावर अपने थर्मल यानी कोयला प्लांट को स्वच्छ ऊर्जा में बदलना, अडानी पावर अडानी सीमेंट और डेटा सेंटरों की बिजली के लिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जिंदल स्टील, इन कंपनियों ने ग्रीन स्टील बनाना चाहती हैं, ताकि वे यूरोप के सीबीएम यानी कार्बन टैक्स जैसे निर्यात नियमों का पालन कर सकें। इन समूहों ने पहले ही 6 राज्यों में 16 संभावित साइटों की पहचान कर ली है। साफ है यह क्रांति सीधे उद्योगों के लिए शुरू हो रही है। यह सिर्फ बिजली की बात नहीं है, यह भू राजनीति का भी खेल है। अमेरिका और ट्रंप फैक्टर भी हैं। जनवरी फरवरी 2025 में शुरू यूएस भारत कॉम्पैक्ट में परमाणु वाणिज्य एक मुख्य स्तंभ है। अमेरिका की कंपनियां वेस्टिंग हाउस के बड़े रिएक्टर सौदे सीएलएनडीए के कारण रुके हुए हैं। अमेरिका प्रशासन ने न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून को हल करने के लिए नई दिल्ली पर दबाव डाला है, जिसे टैरिफ कटौती से जोड़ा जा सकता है। फ्रांस हमारा सबसे पुराना साथी है। जैतापुर में ईडीएफ के साथ 9.6 गीगावाट के विशाल संयंत्र पर जो गतिरोध था, ये सुधार उसे तोड़ने में मदद कर सकते हैं। रूस कुडनकुलम में रूस के रिएक्टर ही भारत के में एकमात्र चालू विदेशी रिएक्टर है। निजी क्षेत्र के खुलने से रूसी तकनीक भी भारतीय निजी फर्मों को लाइसेंस दिया सकती है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी यानी कंपटीशन बढ़ेगा। भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव बिना संघर्ष के नहीं होता। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सबसे बड़ी आपत्ति सीएलएनडीए को कमजोर बनाने पर जताई है। उनका तर्क है कि विदेशी निगमों को खुश करने के लिए दायित्व में बदलाव करना
भोपाल गैस ट्रेजेडी ने सबक लेने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विश्वासघात होगा। उन्होंने यह भी पूछा है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को डीएई से अलग करने एक स्वतंत्र नियामक क्यों नहीं बनाया गया। ट्रेड यूनियन हड़ताल की बात करें तो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। वे इसे व्यापक श्रमिक विरोधी एजेंडा का हिस्सा मानते हैं। यूनियनों ने अडानी और रिलायंस के प्रवेश को कानून द्वारा परिसमापन करार दिया है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने और सुरक्षा में समझौता होने की आशंका है। 100 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में 3 गंभीर जोखिम है। पहला, रेगुलेटरी डेफिसिट यानी नियामक की कमी। हमारा सुरक्षा नियामक AERB वर्तमान में DAE जो बिजली बनाने वाला है का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह हित टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय नियम और CAG भी AERB को DAE से अलग करके वैधानिक स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं। निजी कंपनियां मुनाफा चाहेंगी और ऐसे में एक कमजोर नियामक ढांचा गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। दूसरी बात है वित्तीय जोखिम। परमाणु संयंत्र बहुत महंगे होते हैं और इसमें अक्सर लागत की वृद्धि होती है। निजी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना महंगा होगा। तीसरी बात है बीमा पूल। दायित्व को सीमित करने के बाद बड़ी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा कौन देगा? इसके लिए सरकार द्वारा समर्थित एक बड़ा परमाणु बीमा पूल बनाने का प्रस्ताव है। परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की ऊर्जा विरासत का सबसे निर्णायक क्षण है। यह एक बड़ा दांव है कि निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता उस गतिरोध को तोड़ सकती है जहां सरकार दशकों से फंसी हुई है। ये मायने रखता है कि हमें ऊर्जा सुरक्षा देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये भू राजनीति से जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सफलता की कुंजी क्या है? अगर सरकार शीतकालीन सत्र में कानून को पास कराती है, विदेशी विक्रेताओं के दायित्व डर को दूर कर सकती है और जनता में सुरक्षा डर को संबोधित कर सकती है, तब भारत 2047 तक अपने इस परमाणु सपने पर पूरा कर पाएगा। परमाणु क्षेत्र को खोलना एक विशाल नदी के बहाव को नियंत्रित करने जैसा है। पानी यानी पूंजी और तकनीक बहुत तेजी से आएगा, जिससे हम बिजली मिलेगी 100 गीगावाट तक की। लेकिन अगर हमने पहले से सुरक्षा तटबंध और सही जल निकासी प्रणाली नहीं बनाई तो यह पूंजी का बहाव पहाड़ बनकर पूरी व्यवस्था को डुबा सकती है। हमें गति और सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाना होगा। इसके साथ ही हम शो का अंत करते हैं। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और अगर आपको इस शो पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.